हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे अभी कि जो चिल्ड्रन फेस करते हैं जब वो पोएम और ग्रामर पढ़ते हैं। तो देखो, ये मैं डिफ़िकल्टी से बढ़ने से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको समझाना चाहता हूँ, जो आप पहले समझ लो, उसके बाद ही हम आगे बात कर पाएंगे। एक पहला वर्ड है सिमिली। सिमिली सिमिली क्या है? जैसे हम किसी चीज़ को कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन यूजिंग लाइक वर्ड और एज वर्ड। लाइक और एज, ये दोनों वर्ड को जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम सिमिली कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर समझें, ही इज एज ब्रेव एज ए लायन। ठीक है। और किसी को किसी और चीज़ से कंपेयर करना लाइक और एज वर्ड को लेकर, उसे हम क्या बोलते हैं? सिमिली ही बोलते हैं। नेक्स्ट लिटरली टर्म क्या है? मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? जैसे अगर हम लाइक और एज को हटाकर डायरेक्ट कंपैरिजन करें, विदाउट यूजिंग डायरेक्ट कंपैरिजन, विदाउट यूजिंग लाइक और एस, विदाउट यूजिंग लाइक और एस। जैसे हम बोलते हैं टाइम इज़ ए थीप। टाइम इज़ ए थीप, ये एक मेटाफोर है। टाइम इज़ ए थीप, हमने यही नहीं, यहाँ पर ये नहीं लिखा टाइम इज़ लाइक ए थीप, ऐसे नहीं। जैसे हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ को जैसे ट्रीट करना बिना लाइक बोले, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाफोर। उसे हम क्या बोलते हैं? मेटाफोर। जो हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट कंपैरिजन हो सकता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है, तीसरा है कौन सा? पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन। जब हम किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटी देते हैं, जैसे गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन हमने किया। जैसे द वाइंड व्हिस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। कभी वाइंड तो व्हिस्पर्ड करता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? व्हिस्पर कौन करता है? कौन कर सकता है? ह्यूमन ही कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक नॉन ह्यूमन थिंग जैसे कि वाइंड हो गया, मैंने क्या बताया? द वाइंड व्हिस्पर्ड, द वाइंड व्हिस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। द वाइंड व्हिस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। मैंने यहाँ पर क्या बताया? मैंने बताया कि वाइंड जो है ये एक नॉन ह्यूमन थिंग्स है। वाइंड क्या है? एक नॉन ह्यूमन थिंग्स है। और व्हिस्पर कौन करता है? एक ह्यूमन ही करता है। तो एक नॉन ह्यूमन थिंग को हमने ह्यूमन क्वालिटी दिया। यहाँ पर क्या किया? एक नॉन ह्यूमन थिंग को क्या क्वालिटी दिया? एक ह्यूमन क्वालिटी दिया, जिससे हम वाइंड को क्या किया? एक पर्सोनिफिकेशन के तरीके से हमने देखा। ठीक है। नेक्स्ट लिटरली टर्म है, अगर आप समझना चाहो, नेक्स्ट है एलिटिरेशन। एलिटिरेशन का मतलब क्या है? जैसे रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड इन ए लाइन। जैसे क्या मैंने बताया? एलिट्रेशन मतलब रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड इन ए लाइन। जैसे मैं बताऊं, सी सेल्स ऑन द सी शोर। ये क्या हो गया? ये एक एलिट्रेशन हो गया। एक ही साउंड बार बार आना मज़ेदार बनाने के लिए मैंने क्या किया? सी सेल्स ऑन सी शोर। ये बार बार सी ही आ रहे हैं ना वर्ड, बार बार, एक बार में बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं सी पे। सी सेल्स ऑन द सी शोर, इसे हम क्या बोलते हैं? एलिटरेशन। जिसे रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड इन ए लाइन। मैंने क्या बताया? रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड इन ए लाइन। ओके। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है ओनोमेटोपोइया।
ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया मतलब क्या है? वर्ड्स दैट साउंड लाइक द नॉइस दे मेक। वर्ड्स दैट साउंड लाइक द नॉइस दे मेक। जैसे बज हो गया, बज साउंड, बैंग हो गया, स्प्लाश हो गया। ऐसे वर्ड जो नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे वर्ड क्या होते हैं जो साउंड करते हैं नॉइज जैसे। जैसे एग्जांपल हो गया क्या? बज, बजिंग, बस हो गया, और बैंग हो गया, बैंग 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 बोलते हैं जिसे। स्प्लाश हो गया। ये सब क्या है? ओनोमेटोपोइया है। ओके, आप सबको नेक्स्ट तो पता होगा राइम। राइम के बारे में तो आप सबको पता होगा। जैसे एट द एंड जो भी वर्ड सिमिलर साउंड करे, ऐसे जो पोइट्री में हम लिखते हैं कैट, हैट, मैट, एक ही लाइन में, दूसरे लाइन में एट द एंड सब एक जैसा ही बिहेव करें। वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर एट द एंड। एट द एंड में अगर वो सिमिलर साउंड करे, जैसे एग्जाम्पल हो गया क्या? एग्जाम्पल क्या हो गया? कैट हो गया, हैट हो गया, मैट हो गया। ये सब कैट, हैट, मैट, और ऐसे सब जो मिलते जुलते साउंड करते हैं खासकर लाइन के एंड में, उन्हें क्या कहते हैं? राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइम। ओके, नेक्स्ट है क्या? रिदम। नेक्स्ट क्या है? रिदम। रिदम क्या है? बीट और म्यूजिकल फ्लो इन ए पोएम, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीट और म्यूजिकल फ्लो इन ए पोएम। आप सबको पता ही होगा इसके बारे में, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये सब रिदम है। रिपीटेशन तो आपको पता हो गया। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए, इमेजरी। इमेजरी मतलब क्या? यूजिंग वर्ड्स टू क्रिएट ए पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। ऐसे वर्ड्स को यूज करना जो पढ़ रहा है, लैंग्वेज को पढ़ रहा है या किसी चीज़ को पढ़ रहा है, उसी वर्ड के बदौलत उसके माइंड में एक क्लियर पिक्चर आए। इसको क्या बोलते हैं? यूजिंग वर्ड्स टू क्रिएट ए पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। इन द रीडर्स माइंड। जैसे हम बता सकते हैं द गोल्डन सन डिप्ड इनटू द ओशन। मैंने क्या बताया? द गोल्डन सन डिप्ड इनटू द ओशन। ठीक है, ऐसे वर्ड जो दिमाग में फोटो बनाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो दिमाग में क्या बनाते हैं? फोटो बनाते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोले। हाइपरबोले मतलब क्या है? एग्जाजिरेशन टू मेक ए पॉइंट। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। मैंने एग्जाजरेशन टू मेक ए पॉइंट, जब हम बोलते हैं किसी पॉइंट को बताने के लिए बार बार बोलते रहते हैं, एग्जाजरेशन करते रहते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? बढ़ा चढ़ा के कहना। हाइपरबोले उसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट है आयरोनी। आयरोनी मतलब जो उल्टा होता है, जो एक्सपेक्ट किया था और जो उल्टा हो जाता है उससे। जैसे एक फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। फायर स्टेशन क्या हो गया? बर्न्स डाउन हो गया। यहाँ पर आयरोनी मतलब क्या हो गया? आयरोनी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है, ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपेंस। ठीक है, ऑपोजिट व्हाट यू एक्सपेक्ट हैपेंस। ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, जो उल्टा होता है जो एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मतलब क्या है? जैसे सिंबल्स को क्या बोलते हैं? यूज करते हैं एक आइडिया को रिप्रेजेंट के लिए। जैसे हम रेड को किस लिए यूज करते हैं? किस आइडिया को हम दिखाने के लिए? डेंजर। ठीक है, और तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंबोलिज्म मतलब सिंबल्स यूज होते हैं
जिसमें सिंबल्स यूज होते हैं क्या दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट द आइडिया, रिप्रेजेंट आइडिया। ठीक है, थीम तो पता होगा आपको, जो कोई भी पोएम और स्टोरी में मेन मैसेज रहता है, जैसे लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, नेचर हो गया। टोन तो पता होगा, राइटर का एटीट्यूड और मूड जब लिखते हैं। ठीक है, देखो टोन और मूड में एक फ़र्क होता है। टोन मतलब क्या, टोन मतलब हो गया राइटर्स एटीट्यूड, राइटर्स एटीट्यूड और मूड। ठीक है, और मूड मतलब क्या हो गया, मूड मतलब फीलिंग द रीडर आफ्टर गेट्स आफ्टर रीडिंग, गेट्स आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद जो रीडर फील करता है उसके बारे में, रीडर को कैसा लगता है, उस सब के बारे में बात किया गया। तो ये जो लिटरली टर्म है ये सबको आपको जानना चाहिए, क्योंकि पोएम्स और ग्रामर में काफ़ी यूज होता है। सिमिली हो गया, मेटाफोर हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, एलिट्रेशन हो गया। मैंने पहले भी बताया होगा ये सब के बारे में, और एक बार भी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ को ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जब बच्चे पोएम्स और ग्रामर पढ़ते हैं, जैसे पोएम और ग्रामर पढ़ते हैं, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टी आता है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जब पोएम्स के बारे में बात करें, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग पोएम्स के बारे में अगर बात करें, ये जो जितने भी लिटरेरी टर्म्स मैंने बताया है उस सबको समझने में भी तो उनको दिक्कत आएगा। तो पहला प्रॉब्लम क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग मेटाफॉर्स, अंडरस्टैंडिंग मेटाफॉर्स को कोई नहीं समझ पाएंगे, और जिसमें फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुआ हो, फिगरेटिव क्या हुआ हो लैंग्वेज, जैसे बच्चे लिटरल मीनिंग समझते हैं लेकिन मेटाफॉर, सिमिली, पर्सनिफिकेशन जैसे पोएटिक डिवाइस उनके लिए मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है ना। तो मेटाफॉर्स मतलब क्या, मेटाफॉर्स मैंने बताया क्या अभी, मेटाफॉर्स क्या है, मेटाफॉर जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक और एस, टाइम इज़ ए थिंग। अगर मैं किसी बच्चे को बोल दूंगा टाइम इज़ ए थिंग, टाइम कैसे ठीक हो गया, ये समझ नहीं पाएगा, वो पोएम के वो मेन मकसद को समझ नहीं पाएगा वहाँ पर। ठीक है, पहला तो दिक्कत यही है कि मेटाफॉर्स और फिगरेटिव लैंग्वेज में समझने में उसको दिक्कत आएगा। ओके, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट वोकेबुलरी, उसको वोकेबुलरी में भी समझ में नहीं आएगा, वोकेबुलरी इशू भी रहेगा। क्या रहेगा, वोकेबुलरी इशू में रहेगा। पोएम में क्या होता है, अनकॉमन या ओल्ड स्टाइल्स वर्ड होते हैं जो उनको डेली यूज के वर्ड से डिफरेंट ही होते हैं ना, तो वोकेबुलरी इशू एक आ गया। और क्या हो सकता है, और क्या प्रॉब्लम आ सकता है, थर्ड प्रॉब्लम ये आ सकता है कि फोनोलॉजिकल इशू हो, फोनोलॉजिकल इशू मतलब साउंड्स प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते होंगे, वो साउंड्स को प्रॉपरली क्या नहीं कर पाते होंगे, प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जैसे मेरे टाइम में भी ऐसा था, जब मैं था या 6 या 7 स्टैंडर्ड में मैं था, मैं चिल्ड्रन को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, मेरे को काफ़ी टाइम लगा। ठीक है, तो मैं जब कोई भी चीज़ पढ़ रहा था इंग्लिश में मैं काफ़ी ख़राब था। विद टाइम मैंने इम्प्रूव किया, तो वहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा इशू था, फोनोलॉजिकल इशू। मैं चिल्ड्रन को पढ़ ही नहीं पाता था, मेरा दिमाग फंस जाता था और मेरा जुबान भी फंस जाता था वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे कई बच्चों के ऊपर वो प्रॉब्लम रहता है। जब हम पोएम्स और ग्रामर्स को पढ़ते हैं तो एक प्रॉब्लम यह आएगा, फोनोलॉजिकल इशू आएगा, जिसमें साउंड्स को हम प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते। जैसे द को ट कहना, टी कहना, द को क्या कहना, टी कहना, इसका क्या होता है, इसका मेन रीज़न फोनोलॉजिकल, इसका मेन रीज़न क्या होता है, MTI मतलब मदर टंग इन्फ्लुएंस। हमारा जो मदर टंग है, हमारा मदर टंग इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, सॉरी इंग्लिश तो नहीं होगा, हिंदी होगा, उड़िया होगा, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगा। इंग्लिश तो नहीं होगा ना हमारा नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग लैंग्वेज, तो इसी वजह से हमको दिक्कत आएगा, फोनोलॉजिकल इशू आएगा। नेक्स्ट है
रिदमिक डिफ़िकल्टी, नेक्स्ट इशू क्या आएगा, रिदमिक डिफ़िकल्टी। ठीक है, पोएम का बीट या रिदम को समझना मुश्किल होता है, पोएम का फ्लो तोड़ देना, ये सब होता है। और राइम स्कीम में कन्फ्यूज़न भी होता है। राइम स्कीम क्या होता है, ए बी होता है, ए बी होता है। राइम स्कीम क्या क्या हो सकता है, राइम स्कीम जैसे ए बी हो गया, ए एक राइम स्कीम है, ए बी एक राइम स्कीम है। ठीक है, ए के बाद भी ए फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन सेम होगा, सेकंड और फोर्थ लाइन सेम होगा, और फर्स्ट और सेकंड लाइन सेम होगा, थर्ड और फोर्थ लाइन सेम होगा। इन सब में उसको क्या होगा, कन्फ्यूज़न आएगा, राइम स्कीम कन्फ्यूज़न। ये सब डिफ़िकल्टी बच्चे फेस करते हैं, राइम स्कीम कन्फ्यूज़न। और क्या होता है, वोकेबुलरी वर्ड, जैसे पोएम में क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, ये जो राइटर है, जो लेखक है, वो बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम नहीं आता वो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने ये भी बताया है कि हमारा जो मेमोरी रिटेंशन है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमारा मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। जो भी लॉन्ग पोएम्स हो गया या ओल्ड इंग्लिश लाइन, ये याद नहीं रख बच्चे। और एक्शंस हो गया, ड्रामा हो गया, स्टोरी मेथड, इन सब को मतलब टीचर्स क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए उनको। लॉन्ग पोएम्स को नहीं समझ पाते, ठीक है ना बच्चों। ओके, देखो अगर हम रीडिंग डिफ़िकल्टी को भी देखें जो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर आता है, तो हम पहले बात कर लेते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। किसके बारे में, डिसलेक्सिया, जो ये भी एक मेजर इशू है जो लर्निंग डिसेबिलिटी है। पहला क्या है, डिसलेक्सिया, ये पहले भी मैंने बताया था। ये क्या है, रीडिंग डिफ़िकल्टी है। क्या है, रीडिंग डिफ़िकल्टी। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है किसी बच्चे को, अगर डिसलेक्सिया है तो उसको क्या, वो तो लैंग्वेज को पोएम में पढ़ने में वैसे ही दिक्कत आएगा उसको। जैसे लेटर उनको कंफ्यूज करेंगे, वर्ड्स को उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे। जैसे वॉच को क्या पढ़ेगा, सौ पढ़ देगा कभी कभी, जिसको डिसलेक्सिया होगा। ओके, और इसका मतलब इम्पैक्ट क्या होता है डिसलेक्सिया में, कंप्रीहेंशन, मतलब ओवरऑल आइडिया नहीं ले पाता वो, कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम होता है, स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम होता है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग डिफ़िकल्टी में वो कंप्रीहेंड नहीं कर पाता किसी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट अगर लर्निंग डिसेबिलिटी अगर देखें, डिसग्राफिया, ठीक है। डिसग्राफिया में क्या प्रॉब्लम आएगा, राइटिंग डिफ़िकल्टी। अगर कोई बच्चा क्लास में है, पोएम पढ़ रहा है, ग्रामर पढ़ रहा है, अगर कोई बच्चे को डिसग्राफिया है तो वहाँ पर भी तो उसको दिक्कत आएगा ना। किसी बच्चे को अगर डिसग्राफिया है तो राइटिंग में डिफ़िकल्टी आएगा, तो वही डिफ़िकल्टी पोएम और ग्रामर पढ़ने बच्चे वालों को भी तो होगा ना। और यहाँ पर राइटिंग स्लो होगा। पहला तो डिसग्राफिया में क्या होता है, राइटिंग स्लो होता है। किसी बच्चे का अगर राइटिंग स्लो है, मेसी है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हैं, ग्रामर्स में कन्फ्यूज़न बहुत है, कन्फ्यूज़न, ठीक है। लेटर्स को बराबर से नहीं लिख पाना या सेंटेंस बनाने के लिए लिखने में मुश्किल होना, और रिटन एक्सप्रेशन वीक होता है उसका। क्या होता है, रिटन एक्सप्रेशन क्या होता है, वीक होता है उसका। रिटन एक्सप्रेशन क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इशू है, इसके बारे में मैंने पहले नहीं बताया। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। ये क्या होता है, ये एक मोटर स्किल्स इशू है। मोटर स्किल्स इशू मतलब क्या, जो बॉडी मूवमेंट, पेंसिल पकड़ने में मुश्किल, सीजर्स को यूज करने में मुश्किल, ये सब के बारे में दिखते हैं। तो अगर कोई बच्चा ढंग से पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है और कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहा है जिसमें उसका बॉडी का मूवमेंट में दिक्कत आ रहा है, डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी मूवमेंट, इसमें दिक्कत आता है। किसमें, कोऑर्डिनेशन और बॉडी मूवमेंट। जैसे पेंसिल को पकड़ना,
पेंसिल पकड़ना, ठीक है, ड्रेसिंग स्टाइल, इस सब को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्रेक्सिया। जिसका ये प्रॉब्लम रहेगा, डिस्प्रेक्सिया मतलब पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम हो गया, मोटर स्किल इशू हो गया, ये सब जो हो गया, कोऑर्डिनेशन और बॉडी मूवमेंट, ये सब के बारे में हम क्या बोलते हैं? मोटर स्किल इशू है, डिस्प्रेक्सिया है। नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैंने ये पहले से ही बताया। अगर क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, पोएम या ग्रामर पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसका नाम क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर वो अटेंशन डेफिसिट मतलब क्या? फोकस ही नहीं रहना ना, फोकस नहीं रहना, इम्पल्सिव बिहेवियर, ज़्यादा एक्टिव रहना, एक्टिव ज़्यादा रहना, मोर एक्टिव, इन सब लक्षण कहाँ पर दिखते हैं? ADHD में। और क्या होता है, कई कई बच्चे को देखना, जब हम पढ़ाते हैं कोई कोई चीज़ उनको बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। तो ये एक डिसऑर्डर में भी आता है, जिसे हम बोलते हैं APD, जिसे हम बोलते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या होता है इसका मतलब ये है, इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली हमें बताना पड़ता है, रिपीटेडली इन्फॉर्म करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शंस को हमको क्या करना पड़ता है? रिपीटेडली इन्फॉर्म करना पड़ता है। और क्या होता है, एक ऑडिटरी प्रोसेसिंग, सुनने में दिक्कत, बार बार सुनाना पड़ता है उनको। और एक देखने में दिक्कत, जैसे सिमिलर वर्ड, सिमिलर लुकिंग लेटर्स कंफ्यूज करते हैं उनको, जिससे हम उनको पढ़ने में भी दिक्कत आता होगा। नेक्स्ट है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसे हम VPD बोलते हैं, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सिमिलर लुकिंग वर्ड्स में उनको उसका मीनिंग जो मतलब क्या बोलते हैं, जो देख रहे हैं उसका मीनिंग समझने में उनको अगर दिक्कत हो, सिमिलर लुकिंग वर्ड्स जो है, सिमिलर लुकिंग वर्ड्स या लेटर्स, ज़्यादातर वर्ड्स तो नहीं कह सकते, लेटर्स उनको कंफ्यूज करते हैं, जैसे B और D, P और Q, ये सब उनको कंफ्यूज करते हैं, जिनसे उनका इफेक्ट में क्या आएगा? रीडिंग में दिक्कत आएगा, कॉपी करने में दिक्कत आएगा, पैटर्न रिकॉग्निशन में भी प्रॉब्लम आएगा, ये सब उनका प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये मैंने क्या बताया? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये सब के प्रॉब्लम तो आता ही रहता है इनके ऊपर। नेक्स्ट है, अगर बच्चे क्या बोलते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर में अगर देखें ग्रामर, तो ग्रामर में क्या क्या दिक्कत आता है? पहला दिक्कत ये आता है कि सिंटेक्स में कंफ्यूज, अरेंजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, स्ट्रक्चर में कंफ्यूजन, पहला वर्ड ऑर्डर गलत होता है, वर्ड का ऑर्डर रॉन्ग होता है। जैसे कई कई बच्चे क्या करते हैं, I to मार्केट वेंट, ये ऐसे ही लिख देते हैं कई कई बच्चे। इसके जगह क्या होना चाहिए? I went to the market, I went to market। इसके जगह ये क्या करते हैं, I to went, market went, ऐसा जो वर्ड के ऑर्डर को ही रंग, जिससे मीनिंग ही कन्वे ना हो, इन सब के बारे में उनको प्रॉब्लम आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगा? टेंस यूसेज एरर्स, टेंस यूसेज एरर्स। ठीक है, कब कौन सा टेंस यूज़ करना है? ही गो टू स्कूल यस्टरडे, जैसे ही गो टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पर आप लोगों ने बताया यस्टरडे ही गया ना, तो ही वेंट टू स्कूल होगा, यहाँ पर पास्ट टेंस मिसिंग है। नेक्स्ट, ठीक है ना, टेंस यूसेज में उसको प्रॉब्लम होगा। जो प्रॉब्लम आप लोगों को होता है उसी में ही ये प्रॉब्लम आएगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कौन से सब्जेक्ट की जगह कौन सा होगा? जैसे हम लोग कई बार लिखते हैं ना, सी प्ले फुटबॉल, इसके जगह क्या होना चाहिए? सी प्लेस फुटबॉल ना, ये तो रॉन्ग है, ये क्या है? रॉन्ग है, सी प्लेस फुटबॉल। ये एक दिक्कत आता है बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में।
सिंगुलर की जगह प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल वर्ब में कंफ्यूज, ये सब। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर बच्चे को होता है, कभी कभी क्लास मतलब ग्रेजुएशन के बच्चे को भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे को भी होता है, जैसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन में कन्फ्यूज़न, प्रीपोजिशन में कन्फ्यूज़न, ठीक है। प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन जैसे जनरली इन, ऑन और एट, इन 3 प्रीपोजिशन में सबको प्रॉब्लम आता है। जैसे सी इज़ गुड इन डांसिंग या सी इज़ गुड एट डांसिंग, कौन सा सही होगा? सी इज़ गुड इन डांसिंग और सी इज़ गुड एट डांसिंग, कौन सा होगा? प्रॉब्लम किस में आता है? दोनों सुनने में सही ही लगता है, लेकिन करेक्ट कौन सा है? सी इज़ गुड एट डांसिंग, लेकिन हम क्या बोलते हैं? सी इज़ गुड इन डांसिंग। तो यही सब दिक्कत आते हैं, प्रीपोजिशन कन्फ्यूज़न होता है, आर्टिकल्स में एरर आता है, और क्या, कोड स्विचिंग, बहुत सारे ऐसा प्रॉब्लम आता है, पंक्चुएशन में एरर आता है, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब प्रॉब्लम आता है उनके ऊपर। तो इन सब में जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है, मैंने जो जो बताया, लिटरेरी टर्म, ये सब के बारे में आएगा क्वेश्चन वहाँ पर, तो आप लोग देख लेना वहाँ पर। लेकिन अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है, एक MTI मैंने बताया, मदर टंग इन्फ्लुएंस, मदर टंग इन्फ्लुएंस, जिससे अपनी लैंग्वेज को साउंड्स इंग्लिश में आ जाते हैं, ठीक है। अपनी लैंग्वेज के साउंड्स इंग्लिश में आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? MTI। डिकोडिंग मतलब क्या होता है? डिकोडिंग मतलब वर्ड्स पढ़ना और समझना। और एक होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब क्या होता है? अपने थॉट्स को करेक्ट इंग्लिश में लिखना, अपने थॉट्स को करेक्ट इंग्लिश में लिखना, ये होता है एनकोडिंग। नेक्स्ट है फोनेमिक अवेयरनेस। फोनेमिक अवेयरनेस मतलब क्या? साउंड को सुन के आइडेंटिफाई करना। फोनेमिक अवेयरनेस जो सुन के, साउंड को सुन के अवेयर करना। और सिंटेटिक अवेयरनेस। सिंटेक्टिक अवेयरनेस मतलब क्या? सेंटेंस स्ट्रक्चर का ज्ञान, ठीक है। और एक क्या होता है, एक दिक्कत आता है सिमेंटिक कन्फ्यूज़न। सिमेंटिक कन्फ्यूज़न मतलब क्या है? वर्ड्स का मीनिंग को समझने में दिक्कत, वर्ड्स के मीनिंग को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आएगा, जिसको उसको क्या बोलते हैं? सिमेंटिक कन्फ्यूज़न। और क्या होता है, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? हम रूल को खाली रटते हैं विदाउट एनी लॉजिक। अब अगर NCERT बुक्स को अगर अच्छे से देखना ग्रामर को, वहाँ पर अच्छी तरीके से कौन सा टेंस कब यूज होगा, कब किस बार में आएगा, कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कब यूज होता है, पास्ट टेंस कब यूज होता है, फ्यूचर टाइम कब यूज होता है, ये सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। जो पहला डिफ़िकल्टी आता है, क्या होता है, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो सबसे पहला डिफ़िकल्टी क्या होता है? उसका एब्स्ट्रैक्ट रूल्स ही डिफ़िकल्टी है, एब्स्ट्रैक्ट रूल्स। क्योंकि ग्रामर के रूल जो होते हैं, जो टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जो समझने में टफ होते हैं विदाउट एनी रियल एग्जाम्पल्स। ये एब्स्ट्रैक्ट रूल ही है। अगर हम उसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए, पास्ट परफेक्ट, जैसे पास्ट परफेक्ट कई बच्चों को यूज़ करने में दिक्कत आएगा। तो पास्ट परफेक्ट कब यूज होता है? जब इसे हम अगर सिंपल टर्म में समझे, पास्ट ऑफ पास्ट के पास्ट में जो हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। जब हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा खैर, तो पास्ट परफेक्ट तभी यूज होता है जब कोई चीज़ पास्ट में ऑलरेडी हो चुका है और उससे भी पहले, पास्ट में जो हो चुका है उससे भी पहले जो चीज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। अगर हम कोई चीज़ को साइंटिफिक वे में पढ़ें ना, तो ये एब्स्ट्रैक्ट रूल हमको उतना दिक्कत नहीं करेंगे। तो पहला दिक्कत यही है, जो रूल्स है वो एब्स्ट्रैक्ट रूल्स ही है, जो बच्चे को समझने में दिक्कत आएगा। अच्छा चलो, रूल्स पढ़ भी लिए, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? लैक ऑफ प्रैक्टिस। सेकेंड प्रॉब्लम, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ग्रामर नहीं आता, बच्चे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये किसी भी सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट रोल है। क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को लिंक कैसे करेगा वो समझ नहीं पाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स। जैसे टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, इनके रूल्स कभी कभी ओवरलैप करते हैं, जिससे कंफ्यूजन होता ही है। अगर कोई बच्चा वर्ब पढ़ रहा है तो उसको टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो वर्ब और टेंस कहीं ना कहीं सेम ही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम ही है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल्स, इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, ये सब ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। इन तीनों का आपस में रिलेशन होगा ही होगा, कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा आर्टिकल लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन सब के बारे में जानना ज़रूरी भी है। तो ये ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट जिसको बच्चे रिलेट नहीं कर पाते, पहला इशू। और क्या होता है, ट्रांसलेशन डिपेंडेंस, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश या वाइस वर्सा, इंग्लिश से हिंदी, ग्रामर्स में एरर हो जाते हैं। तो हर वक्त ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करने से क्या होता है, मीनिंग अच्छे से कन्वे नहीं भी हो पाता है। और ट्रांसलेशन डिपेंडेंसी एक मेजर इशू है, हर बच्चे का ये इशू है। पहले ट्रांसलेट कर देते हैं, अगर सुनने में अच्छा लगेगा तो ये करेक्ट है, नहीं तो नहीं है। ये पहला प्रॉब्लम तो यही है सबसे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो मिस्टेक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बोल्ड नहीं होते ग्रामर के यूज़ में, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती हो जाएगी, स्पेशली इन स्पीकिंग। अरे क्यों होगा, पहले बोलना तो चाहिए ना। अगर नहीं बोलोगे, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, सीखना भी ज़रूरी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हर सब्जेक्ट का है कि लैक ऑफ रियल लाइफ यूसेज किसी को पता नहीं होता, ठीक है ना। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कोई भी पोएम्स पढ़ने में, ठीक है, वोकैबुलरी यूज, इतने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैंने अपना बेस्ट समझाने के लिए कोशिश किया है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बताना, आई विल एक्सप्लेन देम इन कमेंट सेक्शन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। और डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, ADHD, APD, VPD, ये सब के बारे में मैंने बहुत बार बताया हूँ। आप लोग क्या करना, ये बार बार पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कोई भी चीज़ अगर बोला गया है, डिफ़िकल्टी इन लर्निंग पोएम, सोशल साइंस, कहीं पर भी ये सब चीज़ बार बार आएगा, ठीक है। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया भी, इवन ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बहुत सारे ऐसे चीज़ आएंगे आपको, ये बार बार आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कई ऐसे टॉपिक हैं, जैसे पियागेट स्टोरी, कोई बच्चे कमेंट किए थे इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वहाँ पर देखना। एक क्वेश्चन आया था कि एक पर्टिकुलर बॉय है जिसका एज इतना है, तो उसको कौन से मेथड से पढ़ाना अच्छा रहेगा, या कहाँ से किससे पढ़ाना अच्छा रहेगा, टॉय मेथड, प्ले मेथड। प्रीवियस ईयर में आए हैं बच्चों, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ थोड़ा बहुत रेलेवेंट है, आप लोग इसको देखना अच्छे से। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, जो समझने में दिक्कत आया हो, तो मेरे को बताना, आई विल एक्सप्लेन दैट इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है। थैंक यू।